हेलो सुगा, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो सुगा, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित और अध्याय 1। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखो सुगा, यह वास्तविक संख्या का वीडियो पार्ट 19 है। इससे पहले हमने आपको वीडियो पार्ट 1 से लेकर 18 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसे आप लोग ध्यान से देखिए। देखो सुगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण। ठीक है, तो कौन सा उदाहरण? देखिए, उदाहरण 5 को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा उदाहरण? उदाहरण सबसे पहले 5। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी भी उदाहरण को या प्रश्न को हल करने से पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले तो हल लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, हम बुक से क्वेश्चन पढ़ देते हैं और आप क्वेश्चन देखिए, आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है ना। तो देखिए सुगा, उदाहरण 5 है। बोला गया है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी या होता है। ठीक है, तो ये उदाहरण है। देखिए, उदाहरण में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ना कि ये 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां इसमें जो n लगा है ना, ये घात में जो n लगा है यह क्या है? तो प्राकृत संख्या है। 4 के पावर n और इसमें n क्या है? तो प्राकृत संख्या है। यानी हम कह सकते हैं कि n का मान जो हम लोग रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या जो होती है अनंत होती है। ठीक है ना। ठीक है, देखिए अब ये 4 के पावर n जो है ये 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा? 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है? जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे ये हमने 10 लिख दिया, ये 20 लिख दिया, ये 30 लिख दिया। ठीक है ना। तो इनके अंत में देखोगे आप, सबके अंत में क्या है? 0 है। यानी कि यह संख्या 0 पर समाप्त हो गई है, यह संख्या भी 0 पर समाप्त हो गई है, यह संख्या भी 0 पर समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है, बताना है कि n का कौन सा ऐसा मान है, यानी कि n के जगह पर रखने पर ये 4 के पावर जो है n 0 पर समाप्त होगा। यानी कोई भी संख्या बनेगी उसके लास्ट में 0 पर समाप्त होगा n का कौन सा मान रखने पर। तो ऐसा संभव है क्या? ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि ऐसा संभव है कि नहीं है। तो देखिए, कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होती है? अगर हम 10 की बात करेंगे तो 10 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे इस तरह से, तो ये सबसे पहले तो 2 से जाएगा 5 बार में, और फिर कितना से जाएगा? 5 से 1 बार में। ठीक है ना। यानी कि अगर बात करेंगे 10 का गुणनखंड क्या आया है? तो 2 गुणे 5 आया है, 2 गुणे 5 आया है। ठीक है। इसी तरह से बात करेंगे इस 20 का, 20 को अगर हम लोग इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो क्या आएगा? 2 दहा में 20, 2 से ये 5 बार में जाएगा, फिर 5 से 1 बार में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिए, 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? तो 2 गुणे 2 गुणे 5 क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है। इसी तरह से अगर 30 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या आएगा? ध्यान दीजिए, 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 से जाएगा 15 बार में, 3 से जाएगा अब 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में। ठीक है ना। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है।
तो देखिए ये सभी संख्या जो है 0 पर समाप्त हो रही है ना। और एक बात ध्यान दीजिए, ये क्यों 0 पर समाप्त हो रही है, इसका रीज़न आपको समझना है, ठीक है ना। जैसे देखिए मान लीजिए एक और संख्या ले लेते हैं 18। 18 के अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं, तो ये जाएगा 2 से 9 बार में जाएगा, 3 से जाएगा ना 3 बार में, 3 से ये 1 बार में जाएगा। बात करेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, ठीक है। देखो ये संख्या 0 पर समाप्त हुई है, 18 के अंत में 0 है तो 0 नहीं है, यानी कि यह संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं हुई है। इसका कारण क्या है, कारण ध्यान दीजिएगा, इसमें 10 में 0 है, तो इसका कारण यह है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है। यह 20 में अंत में 0 है, यानी 0 पर समाप्त हुई है, तो इसमें 2 और 5 है। यह 30 जो है 0 पर समाप्त हुई है, तो इसका कारण है 2 और 5, ठीक है। यह 0 पर समाप्त नहीं हुई है, इसका कारण है कि इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। अगर इसमें 5 होता तो ये संख्या 0 पर समाप्त होती। तो यहाँ से एक चीज़ आपको सीखने को मिला होगा, क्या सीखने को मिला है कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें 2 और 5 अवश्य आएंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें 2 और 5 ज़रूर आएंगे ही आएंगे। अगर 0 पर समाप्त नहीं होगा तो उसमें से 2 या 5 में से कोई एक गायब रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर n का मान कुछ भी रख लेना है प्राकृत संख्या में से। अगर 4 के घात में अगर हम n का मान 1 रख लेते हैं, n का मान हमने 1 रख लिया तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब ध्यान दीजिए अगर n का मान हम 2 रख लेते हैं, यानी 4 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 4 के पावर 2 का मतलब 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम n का मान 3 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग कब तक लिखते रहेंगे, अनंत तक लिखते जाएंगे। कहीं भी आपको 0 दिख रहा है, बताइए, कहीं भी अंत में 0 दिख रहा है, तो 0 नहीं दिख रहा है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न है कि यहाँ पर ये जो 4 है ना, ये 4, तो 4 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें देखिए क्या आता है, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, यानी कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 2, लेकिन इसमें 5 नहीं आया है। अगर 5 आता तो ये संख्या जो होती 0 पर समाप्त होती, 5 नहीं है, इस वजह से यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, अतः 4 के पावर n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको रीज़न समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस पूरे को हटा देते हैं और यहाँ पे साफ सुथरा कैसे हल में लिखना है आपको अपनी कॉपी में इसे लिखते हैं। तो देखिए आपको अपनी कॉपी में लिखना है कैसे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 4 के पावर n, ठीक है, 4 के पावर n लिख लेंगे। और इस 4 के पावर n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस पूरे का घात n लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो आप देख पा रहे हो कि 4 के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुणे 2 है, इसमें 5 नहीं है ना, नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूँकि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में
अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है। देखो अगर 5 इसमें शामिल होता तो 5 दूनी का 10 यानी 0 पर समाप्त हो जाता। तो इसमें तो 5 नहीं है ना 4 के अभाज्य गुणनखंड में, 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। तो अतः हम लोग लिखेंगे अतः 4 के पावर n अंक कभी भी 4 के पावर n अंक कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इतना लिख दोगे अपने आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सुगा उम्मीद करते हैं कि आपको ये उदाहरण नंबर 5 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद वाले उदाहरण पे चलते हैं। और अगर आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो सुगा आपके लिए एक पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने लिख दिया है, ठीक है ना। आपको इस पॉइंट को याद रख लेना है। क्या है, बोला गया है कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तब होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होगा, ठीक है ना। कोई भी संख्या कब 0 पर समाप्त होती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 शामिल रहेगा, यानी 2 और 5 एक साथ आएगा, कम से कम कितनी बार, एक बार कम से कम दोनों आना चाहिए, तो वो संख्या किस पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग उदाहरण 6 पर। तो देखिए सुगा उदाहरण 6 हम पढ़ देते हैं। आप देखिए आपको मोबाइल के स्क्रीन पर उदाहरण 6 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए उदाहरण 6 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी संख्या है, 6 और 20, इनका LCM और HCF आपको ज्ञात करना है। किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में इस तरह के LCM और HCF निकालना सिखाया है, ठीक है। तो देखो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बस ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। किसी भी उदाहरण को या किसी भी प्रश्न को हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और संख्याएं कौन कौन सी थी, तो संख्या 6 और 20, ये 2 संख्याएं थी जिनका LCM और HCF निकालना है। किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। किस विधि से निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। 6 को हम लोग अलग हल करेंगे और 20 को अलग करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से लिख लेंगे। तो देखो 6 2 से जाएगा पहले, अभाज्य गुणनखंड से यानी अभाज्य संख्याओं से ही आपको कटाना है। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अभाज्य संख्याओं को इसी से आपको कटाना होता है, ठीक है। तो देखो 2 से कटेगा 3 बार में, ठीक है ना, और 3 से ये कटेगा 1 बार में, ठीक है, ठीक है। अब देखो 20 कितनी बार में जाएगा, 2 से जाएगा 10 बार में, और 10 जाएगा 2 से 5 बार में, और ये 5 से 1 बार में जाएगा ना, ठीक है। अब देखो लिखेंगे यहाँ पर 6 बराबर, और ये 20 है ना, 20 बराबर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, तो 2 आया है और 3 आया है, ठीक है। इनको गुणे में लिखेंगे। 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो घात में 1 लगा देंगे। 3 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है,
1 लगाएंगे घात में। 20 को देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड इनके 2 2 5 आया है, यानी कि 2 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। आप बताओ कि यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो घात 2 लगा देंगे। ठीक है। 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है, घात 1 लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है और LCM निकालना है। इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में हल करना है। अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो और आपको एग्ज़ाम कॉपी मिलता है ना, तो आपको क्या लिखना है? पहले प्रश्न संख्या कितना है उतना लिखना है, फिर हल लिख के इसी तरह से बस हल करना है। आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होता है पेपर में। ठीक है। तो देखो यहाँ पर HCF के लिए हमने आपको क्या बताया था कि आपको देखना है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। क्या देखना है आपको? कॉमन देखना है और उसका छोटा घात लेना है। कौन सा घात? सबसे छोटा घात लेना है। अब देखो कॉमन का मतलब है कि जो दोनों जगह उपस्थित हो। अब देखेंगे इसमें 6 का गुणनखंड जो है 2 है और 3 है, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है बिल्कुल है। अगर कॉमन है तो उसका छोटा घात लेना है। अब देखो यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, तो छोटा घात कौन है? ये 1 वाला, यानी कि HCF में हम लोग लिखेंगे 2 की घात 1। ठीक है। अब चलो 3 है इसमें 3 है क्या? 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब 3 कॉमन नहीं है, तो इसको नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पर 5 है, इसमें 5 है क्या? तो 5 इसमें नहीं है, इसमें है, इसका मतलब ये दोनों जगह नहीं है, तो यह भी कॉमन नहीं हुआ। तो यहाँ पर HCF क्या हो गया? 2 की घात 1 का मतलब हो गया 2, ये हो गया इसका HCF। प्यारे सुगा लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है ना, तो आप धड़ाम से कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। देखिए LCM में आपको क्या करना है? LCM में बड़ी घात आपको लेनी है। कौन सी घात? बड़ी घात। देखो 2 की घात 1 और 2 की घात 2 में कौन बड़ा है? 2 की घात 2 बड़ा है, इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा 3 की घात 1 है, इसमें नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब 3 की घात क्या है? 0, तो यही बड़ा हुआ ना 3 का घात 1। या ऐसा सोचो जो बच गया सबको ले लो, बड़े घात वालों को लिख लो, उसके बाद जो नहीं मिल रहा है ना सबको लिख लो। ठीक है। यानी कि 3 के घात 1 नहीं मिल रहा है तो इसको लिख लेंगे, 5 के घात 1 दोनों में नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख लेंगे, यानी सबको लिखना है इसमें बड़ी घात को। ठीक है। अब देखो 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, गुणे 3 की घात का मतलब होता है 3, गुणे 5 की घात 1 का मतलब होता है 5, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, यानी कि LCM कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है ना। तो यही हो गया 6 और 20 का HCF और LCM। तो देखो सुगा, आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको केवल इतना ही लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है ना प्यारे? तो प्यारे, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, उसका जवाब हम आपको दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और ज़बरदस्त अगले उदाहरण के साथ।